सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हमें ग्रामर के सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन करना है, उसका सॉल्यूशन देना है, इसके बारे में हमें बात करनी है। मगर इसके पहले मैं हर जवान को, हमारे जो भारत के जवान हैं जो मिलिट्री स्ट्राइक कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, उन सबको हमें दिल से शुभकामनाएं देनी है, उनके परिवार को दिल से शुभकामनाएं देनी है। और स्टूडेंट्स, वो लोग तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, मगर हमें भी अपना फर्ज निभाना है। झूठी सूचनाएं, अफवाहें, मिस इन्फॉर्मेशन, इस सब से बचना है। पाकिस्तान में ट्विटर बैन हो चुका है, मगर इन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक के बाद अपने ट्विटर को अनबैन किया है और कई फेक इंडियन अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, जिसमें झूठी खबरें, मतलब कम्युनल हेट्रेड को स्प्रेड कर रहे हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद भी बहुत केयरफुल रहें, अलर्ट रहें, बाकी अपने दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी ये मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे डिटेक्ट करना चाहिए, कैसे वेरीफाई करना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उनको सिखानी है और खुद भी सीखनी है। हाँ, जितना भी आपको इंस्टा में आ रहा है, ट्विटर में आ रहा है, यूट्यूब में आपको मिल रहा है, जो भी सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, सबसे पहले स्टूडेंट्स वेरीफाई करिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सच है या नहीं है। ओके, तो बहुत सावधान रहिए। धर्म, जाति, भाषा, इसके वजह से आप लोग नफरत मत फैलाइए और न किसी को फैलाने दीजिए। ओके, हमें याद रखना है कि ये जो क्राइसिस है इसमें हमें अपनी एकता दिखानी है। पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंडिया से मिलिट्री स्ट्रेंथ में जीत सके। तो वो कैसे जीत रहा है? वो इस तरह से वो साइबर स्पेस में जीतने की कोशिश कर रहा है, आप समझे? मतलब वो फेक इंफॉर्मेशन से नफरत फैला रहा है इंडियंस में आपस में। तो हमें उससे बचना है, ये सब चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है। ओके? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर है सीएपीएफ पेपर 2 का। ओके, जिसको भी ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, उनको 500 रुपीज देना होगा स्टूडेंट्स। और ये स्कैन, क्यूआर कोड, इसको स्कैन करना है, 499 पे करना है। और वैसे ये क्वेश्चन पेपर फ्री में अवेलेबल है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। मगर यदि आपको अपने आंसर्स को इवेलुएट करवाना है ये अटेम्प्ट करके, तब आपको 499 पे करना है। अगर इसके मॉडल आंसर्स चाहिए तो आपको 49 रुपीज पे करना होगा। इसमें भी क्यूआर कोड है, आपको स्कैन करना होगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए, ओके, तो आप मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आंसर कहाँ सबमिट करना है, इसको आपको स्कैन करके और यहाँ पे आपको आंसर सबमिट करना है। ओके, अच्छा, अब ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स, फाइन। अब इसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ये है इसके आंसर्स, ये रहे आंसर्स इसके। तो आपको क्या करना है कि अगर सपोज किसी को अटेम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ आप इनको आंसर्स चाहिए, तो आप 49 रुपीज पे करके आप ये आंसर्स भी ले सकते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट पेपर का ये आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम ग्रामर सेक्शन में जा रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और इसमें फुल लेंथ टेस्ट पेपर यानी 200 मार्क्स का है। और इसमें आपको पूरे 6 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस, 2 रिपोर्ट, 2 आर्गुमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और साथ में आपको एक प्रेसी मिलेगा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा जिसमें 5 क्वेश्चंस है, और फिर साथ में आपको 25 मार्क्स का ग्रामर का सेक्शन मिलेगा। तो इस वीडियो में हम ग्रामर सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। और एक चीज स्टूडेंट्स और बता देती हूँ, ग्रामर से रिलेटेड हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास पीडीएफ्स है ग्रामर से रिलेटेड, हमारे पास बुक भी है ग्रामर से रिलेटेड। तो वीडियोस, पीडीएफ्स, बुक, आपको जो भी चाहिए आप हमारे वेबसाइट capfreshme.com में जाएंगे। वहां पे आप लोगों को सारा, मेरा ग्रामर के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, सारा प्रॉब्लम का रिलेटेड जो भी सोल्यूशन है वो सब आपको मिल जाएगा। अब जैसे ग्रामर का वीडियोस, तो आप मेरे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद रश्मि यूट्यूब चैनल में आप जाइए। उसमें आपको ये जो क्रैश कोर्स दिख रहा है, इसमें 49 वीडियोस है, 299 रुपीज पर मंथ, वेरी नॉमिनल फीस। फिर अगर आपको वोकैबलरी का कोर्स लेना है जिसमें फ्रेजल वर्ब्स है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, जिसपे सीएपी पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये वाला भी कोर्स बाय कर सकते हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको बाय करना है, इसमें वॉच करना है, 89 रुपीज पर मंथ। फाउंडेशन कोर्स है ये ग्रामर का, तो जिसकी ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है वो फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। इसमें टोटल 105 वीडियोस है, इसकी फीस है 199 रुपीज पर मंथ। तो ये आपका
ग्रामर के वीडियोस है, कंप्लीट क्लासेस। अगर आप लोगों को ग्रामर की बुक चाहिए तो आप स्क्रीन में आप देख पा रहे हो बुक का फोटो। ये वाली बुक आपको capfreshme.com में मिलेगी। इस बुक में रूल्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, सीएपीएफ के लिए कंप्लीट सोल्यूशन है। अगर इसके अलावा बुक के अलावा और आपको चाहिए तो 57 प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिल जाएगा। ये भी capfreshme.com में मिलेगा। ये पीडीएफ है जिसमें 25 मार्क्स का जो सीएपीएफ का क्वेश्चन आता है, सीएपीएफ में जो क्वेश्चन आता है ग्रामर का, अगर आपको वो प्रैक्टिस करना है तो 57 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर प्रिपेयर करना है, वो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये भी आपको capfreshme.com में मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, जैसे टेंस आपका खत्म हुआ, आप चाहते हो आप टेंस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करो एकदम सीएपीएफ पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स में आपको टेंस का, वॉइस का, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंपल कंपाउंड, डिग्री, यू नेम इट एंड यू हैव इट। उस पीडीएफ, वो पीडीएफ 90 पेजेस से ज्यादा के हैं, वो चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स के हैं। तो आप इसको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं और भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी ग्रामर का आपको प्रैक्टिस करना है, आपको रूल्स याद करने हैं, क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको चाहिए तो बुक में भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, अलग से टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स भी है एकदम सीएपीएफ पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। अब स्टूडेंट्स, ये ग्रामर का सेक्शन है 25 मार्क्स का, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्शन में लिखा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्ट। इसका मतलब आपको रीराइट करना है। रीराइट करने का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिखता है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिखा, तो आपको रीराइट करना है, ऐसे करके फिर से लिखना है। और अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते हो स्टूडेंट्स, तो आपके मार्क्स कटेंगे। और ये यूपीएससी ने साफ साफ अपने इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि अगर इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया जाता है तो हिडन पेनाल्टी है। तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जरूरी है। अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, तो रीराइट ही करोगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स ही क्यों ना हो। अब पहला क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग इज अ टेरिबल हैबिट, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने का मतलब बहुत सारा तरीका है। एक तरीका ये है कि आपको क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना ही होना है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके। दूसरी चीज, इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब डाल दो। फिर ये जो सब्जेक्ट है ड्रिंकिंग, उसको पहले यहां पर डाल दो। उसके बाद ये जो टेरिबल हैबिट है, ये टेरिबल हैबिट भी आप यहां पर लिख दो। टेरिबल हैबिट भी लिख दिया और फिर क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है, ये अगर पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दो, नॉट। इज ड्रिंकिंग नॉट अ टेरिबल हैबिट, क्या ड्रिंकिंग टेरिबल हैबिट नहीं है? तो आंसर क्या आएगा, ड्रिंकिंग इज अ टेरिबल हैबिट। तो बेसिकली रूल क्या है, जब भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर ये ही निकले, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या ड्रिंकिंग टेरिबल हैबिट है? हाँ, नहीं, क्या ड्रिंकिंग टेरिबल हैबिट नहीं है? ड्रिंकिंग टेरिबल हैबिट है। ओके। तो ये चीज ध्यान रखना, ये अगर पॉजिटिव है तो आपको इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर यहां पर आपको नेगेटिव दिखता है तो फिर यहां से नॉट हटा देना है। ओके। तो ये एक तरीका है, एक रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने का। देखिए एक और चीज बताती हूँ, एक और, जैसे ऐसे क्वेश्चन आया, हु डजंट नो गांधी जी, हु डजंट नो गांधी जी। अब बोलता है क्वेश्चन में, इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है स्टूडेंट्स कि इसको असर्टिव सेंटेंस बनाओ। अब असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव का मतलब होता है आपको इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। ओके। तो असर्टिव में आपका नॉट भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना, मगर वो आपका इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए। फाइन। तो हु डजंट नो गांधी जी, तो सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ उसका आंसर कर दो। कौन गांधी जी को नहीं जानता? अब इसका आंसर क्या होगा, सभी गांधी जी को जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरीबडी। अब एवरीबडी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। नोज, एस सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। प्लेज, एस सिंगुलर। सिंग्स, एस सिंगुलर। एस आ गया तो सिंगुलर है, एस हट गया तो प्लूरल है। एवरीबडी सिंगुलर है तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ये चीज ध्यान रखना। हु डजंट नो गांधी जी, एवरीबडी नोज गांधी जी। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, सिंपली आंसर द क्वेश्चन। यानी इंटरोगेटिव से असर्टिव करना है, सिंपली आंसर द क्वेश्चन। और
असर्टिव से इंटरोगेटिव करना है तो ऐसा इंटरोगेटिव बनाइए जिसका आंसर ये निकले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर वॉइस इज टू लवली फॉर वर्ड्स, रिमूव टू विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टू लवली, तो टू को रिमूव करना है मगर मीनिंग को चेंज नहीं करना है। तो टू, हर वॉइस इज टू लवली, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे केस में? टू लवली की जगह हम सो लवली कर ले। हर वॉइस इज सो लवली, सो लवली किया। अब सो का पैर क्या होता है? दैट। हर वॉइस इज सो लवली दैट इट डजेंट नीड, अब थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, इट डजेंट नीड वर्ड्स। फाइन। और या तो आप क्या कर सकते, डजेंट नीड वर्ड्स, और इट ऐसे भी लिख सकते हो, इट कांट। इट डजेंट नीड वर्ड्स की जगह आप लिख सकते हो, इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इस तरह से। ओके तो जब भी स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन आता है टू लवली फॉर वर्ड्स या ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब क्या है? वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, इतना, इतनी प्यारी आवाज है कि उसको वर्ड्स की जरूरत नहीं है। ओके, फुल स्टॉप पुट करना मत भूलना स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि अगर फुल स्टॉप पुट नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियसली इसको ग्रामेटिकल मिस्टेक मानेंगे, तो ऑब्वियसली आपको फुल स्टॉप पुट करना है। नेक्स्ट है, अ फ्यू मेन आर एज वेल्दी एज बिल गेट्स, चेंज टू कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री करना है तो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव करना है, तो आपको पता ही है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो यूजुअली कंपैरेटिव डिग्री में ई आर आता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा? इसका कंपैरेटिव होगा वेल्दियर। अब कंपैरेटिव डिग्री का कीवर्ड कौन सा होता है? देन। फाइन। अब ये जो बिल गेट्स है, इस बिल गेट्स को मैं यहां पर लेकर आ जाती हूँ, बिल गेट्स। अब ये प्रेजेंट है तो इसको भी प्रेजेंट रखना पड़ेगा। बिल गेट्स इज वेल्दियर देन आया। अब लिखा है फ्यू मेन आर एज वेल्दी एज बिल गेट्स, यानी बिल गेट्स जितना वेल्दी है उस वैसे ही और भी थोड़े थोड़े लोग और भी वेल्दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल गेट्स ही सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा है। इसमें बोल रहा है जितना बिल गेट्स वेल्दी है उतना ही कुछ फ्यू मेन भी वेल्दी है। तो बिल गेट्स इज वेल्दियर देन मोस्ट अदर मेन। MEN, मोस्ट आ गया तो ये प्लूरल होगा, याद रखना, MAN नहीं लिख सकते, और फिर यहां पर फुल स्टॉप पुट करना है। ओके, याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में देन तो आता ही है, ये तो आप समझ लीजिए मेजर कीवर्ड है, जब भी कंपैरेटिव डिग्री करोगे देन आएगा। मगर अगर इस तरह का होगा ना तो फिर आपको जब आप बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो, किसी एक पर्सन को बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो, तब अदर भी आता है। अब सपोज मैं लिखती हूँ ही इज टॉल देन शी, ही इज टॉलर देन शी। ओके, तो ही इज टॉलर देन शी लिख रही हूं, तो इसमें मैंने सिर्फ दो के बीच में कंपैरिजन मैं कर रही हूँ, ही और शी, तब तो अदर नहीं आएगा। मगर अगर हम बहुत सारे लोगों के से कंपेयर करें किसी एक को, तब आपका अदर आना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? अगर हम बोलते, ये तो सही आंसर हो गया, मगर यदि हम बोलते कि बिल गेट्स इज द वेल्दीएस्ट वन, ऐसे बोलते, तब फिर मोस्ट नहीं आता, देन ऑल अदर मैन आता, या देन एनी अदर मैन आता। ओके, मोस्ट अदर मैन तब आता है स्टूडेंट्स जब हम बोलते हैं कि बिल गेट्स जितना वेल्दी उतने कुछ लोग भी वेल्दी हैं, तब हम मोस्ट लिखते हैं। अदरवाइज हम बोलेंगे कि सब मतलब कोई भी इतना वेल्दी नहीं जितना बिल गेट्स है, तब हमें एनी या ऑल लगाना होगा, मगर अदर लगाना बहुत जरूरी है। ओके, अब एक और चीज याद रखना, मोस्ट लगाए हो तो यहाँ प्लूरल है, ऑल लगाओगे तो प्लूरल है, मगर एनी लगाओगे तो सिंगुलर आएगा। तो बिल गेट्स इज वेल्दियर देन एनी अदर मैन, सिंगुलर, देन ऑल अदर मेन, प्लूरल, मोस्ट अदर मेन, प्लूरल। फाइन। नेक्स्ट है, ही गॉट अप, ही रैन अवे, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल स्टूडेंट्स क्या होता है? ING, जैसे V4। ओके, बीइंग, BEING, और हैविंग प्लस V3, ये आप तीनों यूज कर सकते हो। तो ही गॉट अप, ही रैन अवे, तो आप कैसे लिखोगे? हैविंग गॉट अप, ही रैन अवे। और स्टूडेंट देखिए, कैपिटल लेटर की मिस्टेक, फुल स्टॉप की मिस्टेक, ये सब नहीं करना है। अब सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है, तो एच लिखो, स्मॉल लिख दोगे, जो स्टूडेंट्स करते हैं वो काम मत करना।
फिर यहाँ पे कॉमा दोगे, कॉमा देने के बाद कैपिटल लेटर शुरू नहीं होता, स्मॉल लेटर शुरू होता है, तो स्मॉल लेटर दोगे। हैविंग गॉट अप ही रैन अवे। नेक्स्ट है वुड दैट आई वर योर सन, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया है, असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो इंटरोगेटिव नहीं होता है। ओके, नॉट लग सकता है, नॉट नहीं भी लग सकता है, फाइन। वुड दैट आई वर योर सन, तो वुड दैट का मतलब होता है काश मैं उसका सन होता। तो इसमें असर्टिव क्या होगा, काश। काश क्या होगा, आई विश आई वर योर सन। सो इजी। तो यहां पर अगर सपोज होता है ओ, ओ दैट आई वर योर सन, अगर ऐसे भी होता ओ दैट आई वर योर सन, तब भी मतलब है काश मैं तुम्हारा सन होता। ओके, ओ आई वर योर सन, इफ आई कुड ओनली बी योर सन, ऐसे भी, तब सब में आई विश आई वर सन। अब शी हैज द ब्रंट ऑफ हिज एंगर, तो यहां पर आंसर होगा बॉर्न। बॉर्न का यहां पर मतलब होता है सहना, बियर, बोर, बॉर्न, फाइन। ये वाला बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी मेक द सेंटेंस आते हैं, कभी इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। इसका, इस सेंटेंस का मतलब होता है कि उसको उसके एंगर का मेजर पार्ट उसको सहना पड़ा। ओके, अब रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, ऐसे लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको पूरा, आपको इसको लिखना होगा और फिर जाके उसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनना होगा। अगर डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपने कर दिया तो यूपीएससी पागल है जो आपको इतना स्पेस दे रहा है। इसलिए यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे, उनको पता चल जाएगा आप बहुत इरिस्पॉन्सिबल हो, एक नेशन को आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा आप केयरलेस भी हो, इरिस्पॉन्सिबल भी हो। आपके पूरे आंसर स्क्रिप्ट देखकर ये चीज तो क्लियर हो जाएगी। इसलिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है दिस इज सो, सॉरी, दिस इज नो स्मॉल मैटर, सप्लाई क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत इजी है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन टैग में हमेशा तीन कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोनाउन। तीसरा कंपोनेंट होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड कंपोनेंट प्रोनाउन एंड थर्ड कंपोनेंट क्वेश्चन मार्क। कभी भी नहीं भूलना है स्टूडेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन है दिस इज नो स्मॉल मैटर। अब कौन सा हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएं? तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, जो ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है ना वो ही ऑक्सिलरी वर्ब चिपका दो। कौन सा सब्जेक्ट लगाएं, यानी कौन सा प्रोनाउन लगाएं, जो प्रोनाउन दिख रहा है वो ही लगा दो। मगर मगर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे दिस दिखता है तो हमें इट लगाना पड़ता है। ओके, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर नेगेटिव है यहां पर, जैसे नो है, नॉट है, नेवर है, कोई भी नेगेटिव वर्ड है, तो फिर यहां पर नेगेटिव वर्ड नहीं लगेगा। अगर यहां पर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो फिर यहां पर लगेगा। तो जैसे दिस इज नो स्मॉल मैटर, ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात है क्या, इज इट? अच्छा, अगर सपोज यहाँ पे नहीं होता, मेरे नो नहीं होता, दिस इज अ स्मॉल मैटर। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल मैटर, ये छोटी बात है। नहीं है क्या, तब यहां पर नॉट लगाओगे, इजंट इट। अब जो नॉट लगाओगे वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाओगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे इजंट इट क्वेश्चन मार्क, स्मॉल लिखोगे, स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल होगा, इजंट इट, ऐसे, फाइन। मगर यहाँ नो है तो आप यहाँ पर नो या नॉट नहीं लगा सकते, आप क्या लगाओगे, इज इट क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन टैग। उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिख रहा है वो ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे, जो आपको प्रोनाउन दिख रहा है वो प्रोनाउन लगाओगे। मगर दिस अगर दिख रहा है तो आपको इट लगाना है। ओके, अगर नॉट यहाँ पर दिख रहा है तो नॉट, या नो दिख रहा है, नेवर दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई भी नॉट, नेवर, नो नहीं लगाओगे। अगर नहीं दिख रहा है तो नॉट लगाओगे। मगर जब भी नॉट लगाओगे तो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाओगे, एन अपोस्ट्रोफी टी। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखता है, जैसे ही वॉक्स स्लोली। अब मुझे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, और क्वेश्चन टैग में स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी वर्ब ही होता है। क्वेश्चन टैग में कभी मेन वर्ब नहीं होता। आप मत सोचना कि वॉक्स है तो यहां पर भी वॉक्स लिख दो, नहीं। क्वेश्चन टैग में कभी भी स्टूडेंट्स मेन वर्ब नहीं आ सकता है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, अब कैसे क्या करें?
कोई दिक्कत नहीं है, तब 3D की मदद लो। ऑक्सीवर्ब दिख रहा है तो ऑक्सीवर्ब लगाओ, नहीं दिख रहा है तो 3D की मदद लो। 3D क्या होता है स्टूडेंट? डू, डज, डिड। ओके, अब यहां पर एस लगा है तो हमें ऐसा वर्ब लेना है जिसमें एस हो, तो ये रहा एस। ओके, तो मैं यहां पर डस लगा दिया मैंने। यहाँ नॉट है, नहीं है, तो मैं नॉट लगाऊंगी डजंट। यहाँ प्रोनाउन है, यहाँ प्रोनाउन है, डजंट ही क्वेश्चन मार्क। अब सपोज ही वॉक्स, ये तो समझ में आ गया ना, एस है तो मुझे एस वाला लेना पड़ा। अब सपोज यहां पर है ही वॉक्ड स्लोली, ईडी है, तो ये पास्ट है, तो इसमें कौन सा पास्ट है? डिड पास्ट है, तो फिर मैं इसमें करूंगी डिडंट ही। अब सपोज यहां पर है दे वॉक स्लोली, दे वॉक, अब इसमें एस नहीं है तो फिर मैं कौन सा लूंगी? डू, डोंट दे। कितना सिंपल है स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। ऑक्सीवर्ब दिखे तो ऑक्सीवर्ब लगाओ, नहीं दिखे तो 3D की मदद लो। अब 3D में डू डज इट किसकी मदद ले? एस दिखे तो डज की मदद लो, एस नहीं दिखे तो डू की मदद लो, ईडी दिखे, पास दिखे तो डिड की मदद लो। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट द मैटर, चेंज द वॉइस। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस कैसा वॉइस होता है? एक्टिव वॉइस एक तरीके का सेंटेंस होता है जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस अगर सही है, स्ट्रक्चर याद है, तो फिर आपका वॉइस स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पैसिव वॉइस ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेंस, ऐसा सेंटेंस होता है जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है स्टूडेंट्स। ओके, एक और चीज, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो नेवर चेंज द टेंस। आप कभी भी स्टूडेंट्स टेंस को चेंज नहीं करोगे। या सिंपल तरीके में बताऊं, नेवर चेंज टाइम, आप कभी टाइम नहीं चेंज करोगे। तो यहां पर कुड है तो आपको कुड ही लगाना पड़ेगा, आप कैन नहीं लगा सकते हो, आप विल नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट, जो पैसिव वॉइस होता है ना स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस में आपका, अच्छा एक और चीज बता दूं, आप टेंस नहीं चेंज कर सकते, टाइम नहीं चेंज कर सकते हो, टाइप ऑफ सेंटेंस भी नहीं चेंज कर सकते हो। टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं चेंज कर सकते मतलब इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ओके, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। नॉट है तो आप नॉट नहीं हटा सकते हो। स्पीच में हम कर सकते हैं, स्पीच में टेंस भी चेंज होता है, टाइम भी चेंज होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस भी चेंज होता है, मगर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में नहीं होता है। फिर जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आप कभी भी कोई शब्द को रिमूव नहीं करोगे, नेवर रिमूव एनी वर्ड्स। एनी वर्ड्स का मतलब जैसे अब यहाँ पे द है, द को मत रिमूव कर दो, द की जगह अ मत लिख दो। ओके, अच्छा लास्ट, याद रखना पैसिव वॉइस में आपका ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 तो लगता ही लगता है। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3। अब यहां पर मुझे वर्ब V3, ये मुझे यहाँ पे एक वर्ब दिखाई दे रहा है, मेन वर्ब डू, इसका V3 करूंगी डन। ठीक है, डू, डिड, डन, तो ये डन क्या हो गया? V3। तो V3 क्या होता है, अगर स्टूडेंट आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन V3 है, गो V1 है, वेंट V2 है। ओके, अब जैसे फॉल, फेल, फॉलन, फॉल V1, फेल V2, फॉलन V3, चूज, चोज, चोजन। ओके, तो इस तरह से ये, अब मैंने यहां पर V3 लगा दिया, डन। अब मुझे कौन वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे कुड है, मैं तो टेंस टाइम चेंज नहीं कर सकती, तो कुड का कुड ही लगा दिया, कुड डन। मगर यहां पर मुझे एक और वर्ब लगाना पड़ेगा, वो है बी, कुड बी डन। ओके, अब आगे, अब देखिए ये वाला, नोबडी कुड डू एनीथिंग। इसको देखो, अबाउट द मैटर छोड़ दो, अबाउट द मैटर तो यहां पर आ जाएगा, अबाउट द मैटर को ऑब्जेक्ट मत समझना, ये अबाउट द मैटर इधर आ गया, कुड बी डन। नोबडी कुड डू एनीथिंग, अगर हम सोचते हैं कि चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एनीथिंग यहां पर लेकर आ गए, एनीथिंग कुड बी डन, एनीथिंग कुड बी डन बाय नोबडी। अबाउट द मैटर छोड़ दो, एनीथिंग कुड बी डन बाय नोबडी, तो सेंटेंस अटपटा नहीं लग रहा है, एनीथिंग कुड बी डन बाय नोबडी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सेंटेंस का मीनिंग क्या है? नोबडी कुड डू एनीथिंग, यानी कोई कुछ नहीं कर सकता, और इसमें बोल रहा है एनीथिंग कुड बी डन, कुछ भी कर सकते हैं, तो गड़बड़ हो गई ना बात, गलत हो गया ना, मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हो। याद रखना, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आता है, चाहे सिंपल से कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इंटरोगेटिव से असर्टिव,
एक्सक्लेमेटरी या आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते। दूसरी चीज, वॉइस में तो कभी टेंस और टाइम नहीं चेंज होता, ये तो नेगेटिव है, नोबडी कुड डू एनीथिंग, इसका मतलब ये तो नेगेटिव है ना। तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करोगे? नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देना है। तो अब ये एनीथिंग का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नथिंग कर देंगे। नथिंग कुड बी डन अबाउट द मैटर, फुल स्टॉप। और नोबडी को हटा देंगे, वैसे भी पैसिव वॉइस में बाय नोबडी, बाय समबडी, बाय एवरीबडी वैसे भी नहीं लिखा जाता है। तो आपका सही क्या है? नथिंग कुड बी डन अबाउट द मैटर। नेक्स्ट है, ही सेड, डिड ही कंसल्ट यू बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, चेंज द स्पीच। अब स्टूडेंट्स, ये है डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच कैसे है? आपको कैसे पता चल रहा है डायरेक्ट स्पीच है? क्योंकि डबल कोट्स लग जाता है ना, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, फाइन। अब जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो आप तीन जगह चेंज लेकर आते हो। पहला तो इसमें चेंज लेकर आते हो, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा हम चेंज लेकर आते हैं कनेक्टर में, हम दैट, इफ, वेदर, ये सारा जो कनेक्टर है ना वो लगाते हैं। थर्ड हम चेंज लाते हैं इसमें, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, तो थर्ड रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज लाते हैं। ओके, तो जब भी स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब में आप चेंज करोगे तो आप चेंज सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, ये जो वर्ब है इस वर्ब की जगह दूसरा वर्ब ला सकते हो। ठीक है, कैसे? वो तो डिपेंड करता है यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पे डिड ही कंसल्ट यू बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, गड़बड़ है। ठीक है, डिड ही कंसल्ट यू बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर सेड की जगह क्या लगाओगे? आस्क्ड लगाओगे। इसके अलावा आप कोई चेंज नहीं लेकर आ सकते। आप सोचोगे मैं प्रोनाउन चेंज कर लूं, नहीं। आप इसका टेंस, सेड पास्ट है, आप सोचोगे इसको प्रेजेंट कर लूं, फ्यूचर कर लूं, नहीं कर सकते हो। हाँ, एक लिसनर लगा दोगे तो बेटर रहेगा, ही आस्क्ड मी। ओके, अंडरस्टूड। अब मैंने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज लेकर, अब मुझे कनेक्टर लेकर आना है। तो डिड ही कंसल्ट यू बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर आपको यस और नो में मिलता है, डिड ही कंसल्ट यू बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, यस ही कंसल्टेड मी, नो ही डिडंट कंसल्ट मी। ओके, तो आपको यस और नो में आपको आंसर मिल रहा है। तो जब भी आपको यस और नो में आंसर मिलता है तो ऐसे केस में आप लगाओगे कनेक्टर इफ या वेदर। ऐसा भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर आपको यस और नो में नहीं मिलता, जैसे हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू स्टडिंग, इसका आंसर आपको यस और नो में नहीं मिलेगा। तो इसका कनेक्टर कौन होगा? इसका कनेक्टर वो ही क्वेश्चन वर्ड होगा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज द कनेक्टर, हाउ आर यू, हाउ इज द कनेक्टर, ओके, वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज द कनेक्टर। मगर जिसका आंसर यस और नो में मिलेगा उसमें कनेक्टर इफ लगेगा या तो फिर वेदर लगेगा। वेदर के लिए मैं मना करती हूँ क्योंकि वेदर की स्पेलिंग आप गलत लिख दोगे, जितना भी बता दो वेदर की स्पेलिंग गलत ही लिखते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसीलिए ये वेदर है मौसम, जो नहीं लिखोगे ये वाला वेदर होगा, WHETHER, फाइन। तो क्यों पंगे में पड़ रहे हो, सीधे इफ लिखो, ही आस्क्ड मी इफ। अब ये जो ही है, ही आ जाएगा, ये पास्ट है तो इसको इफ ही कंसल्टेड। अब डिड चला जाएगा स्टूडेंट्स, डिड क्यों है यहाँ पर? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वरना डिड चला जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ ही कंसल्टेड, यू है तो यू मी की जगह, इफ ही कंसल्टेड मी बिफोर टेकिंग, बिफोर में ई, बिफोर टेकिंग। अब दिस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट हो जाएगा। और डिसीजन की स्पेलिंग गलत नहीं लिखना, और फिर फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप होता है स्टूडेंट्स। He asked me if he consulted me before taking, दो बार टेकिंग आ गया, बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन, दिस का दैट हो गया, और फिर फुल स्टॉप, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, फाइन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जॉन डज हिज वर्क, ही इज वेरी ऑनेस्ट इन हिज वर्क, मेक इट सिंपल सेंटेंस बाय कंबाइनिंग द टू सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट, तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस, दूसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा आपका होता है सिंपल सेंटेंस। तो याद रखना स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आपका कंजंक्शन होते हैं, और सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होगा। तो कंपाउंड सेंटेंस में कौन से कंजंक्शन होते हैं? एक कंजंक्शन होता है फैन बॉयज का, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। और इसके अलावा पेयर कंजंक्शन नहीं होते, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट और सो। ये जो पेयर कंजंक्शन है वो भी कंपाउंड सेंटेंस ही बनाता है। तो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जब फैन बॉयज या पेयर कंजंक्शन जोड़ता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कंजंक्शन होते हैं इनके अलावा, फैन बॉयज और पेयर कंजंक्शन के अलावा जितने भी कंजंक्शन है, इफ है, बिकॉज है, ऑल्दो है, ये सारा पेयर कंजंक्शन बनाएगा।
सॉरी, ये सारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। अंडरस्टूड? सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता है? अब देखो, जॉन डज हिज वर्क, ही इज वेरी ऑनेस्ट इन हिज वर्क, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जॉन डज हिज वर्क ऑनेस्टली, डज हिज वर्क ऑनेस्टली। हो गया ना? वेरी सिंपल। तो आप देखो, मैंने कंबाइन भी कर दिया और सेंटेंस छोटा भी हो गया और कोई कंजंक्शन भी नहीं है। सो वेरी सिंपल। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स वेर एवर नेसेसरी। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ए, एन और द। ओके, तो ए और एन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों वन के लिए यूज होते हैं। अ बॉय, एक लड़का। अ कैट, एक बिल्ली। ओके, एन एलिफेंट, एक हाथी। एन एग, एक अंडा। फाइन। अब जनरल के लिए भी यूज होता है, जैसे अ कैट इज अ फोर लेगेड एनिमल। अ कैट, तो मैं सिर्फ सिंगल कैट की बात नहीं कर रही हूं, तो मैं जनरल सभी कैट के लिए बात कर रही हूं। तो अ जनरल सभी, ऑल के लिए भी है और वन के लिए भी है। एन वन के लिए और जनरल दोनों के लिए। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, एन आप उस, एक और चीज याद है, वन के लिए है तो ये लोग सिंगल अकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ए और एन सिंगल अकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ओके, क्योंकि वन को इंडिकेट करता है। फाइन। मगर एन, इसमें डिफरेंस क्या है? एन कब यूज होगा? जब साउंड आपका आएगा, किसका? अ, आ, ई, ई, ओ, आओ, ये सबका जो साउंड है ना, ये सबका साउंड आएगा, तो आप समझ लो एन लगाना, और सिंगल काउंटेबल होना चाहिए। जैसे एफ आई आर, मैं बोलूंगी एन एफ आई आर। एक्स रे, एन एक्स रे, साउंड आ रहा है ना ए का, एफ का। ओके, तो अब जैसे यूनिवर्सिटी है, अब यू आ रहा है, मगर यूनिवर्सिटी में यू का साउंड हो रहा है, तो आप अ यूज यूज करोगे, आप एन यूज नहीं करोगे। ओके, अंडरस्टूड माई पॉइंट? जैसे मैं ऑनेस्ट मैन बोल रही हूँ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। ओके, अब ऑनेस्ट में मैं हॉनेस्ट तो नहीं बोल रही हूँ ना, ओ बोल रही हूँ ना, तो ओ का साउंड आ रहा है, इसीलिए एन लगता है। ओके, ठीक है। अब यहां पर ओ आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, तो यहां पर एन लगेगा, एन ओल्ड मैन। जॉन बिल्ट अ यार्ड, या का साउंड आ रहा है, एन नहीं लगाना वाई को देखकर। शी एट ओनली एन ऑरेंज, ऑ। My granddaughter, sorry, my grandmother told me a story. Mr. Nautiyal bought a new car. अंडरस्टूड? अब द कब यूज होता है स्टूडेंट्स? द स्पेसिफिक कर लो, कोई भी चीज स्पेसिफिक कर लो, तो वो उसमें आपका द यूज हो जाएगा। जैसे द वाटर, अब वाटर अनकाउंटेबल है। ओके, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, उसमें ए एन तो यूज नहीं हो सकता, उसमें द भी यूज नहीं हो सकता, मगर द हम फिर भी यूज कर सकते हैं जब हम स्पेसिफाई कर देंगे। द वॉटर ऑफ दिस ग्लास, वाटर हर जगह है, समुद्र में है, इधर है, उधर है, हमारी बॉडी के अंदर भी है, मगर मैं बोल रही हूँ जो ग्लास है ना, उसके अंदर जो वाटर है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए आपका द यूज हुआ है। और भी कई रूल्स है स्टूडेंट्स, जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए द यूज हो जाता है। जैसे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, जैसे हिमालय, द हिमालयस ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है, उसके लिए द यूज हो जाता है, मगर सिंगल माउंटेन के लिए आप नहीं यूज कर, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो आप उसके लिए द यूज नहीं करोगे। फाइन। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, काफी रूल्स हैं आर्टिकल्स के। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली आफ्टर डिटेक्टिंग एरर्स ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग मिस पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स। डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स हमेशा इंस्ट्रक्शन पढ़ो, फॉलो भी करो। द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी इफेक्ट द स्टोरीज प्लॉट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इफेक्ट की प्रॉब्लम है। इफेक्ट स्टूडेंट्स नाउन होता है, जैसे हम बोलते हैं ना साउंड इफेक्ट, तो इफेक्ट नाउन होता है, ये एज अ वर्ब कभी भी यूज नहीं करोगे। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, तो इसको एज अ वर्ब यूज किया जाना प्रॉब्लम है। वर्ब कौन सा यूज होता है? अफेक्ट, अफेक्ट इज द वर्ब, तो ये अफेक्ट होगा। फाइन। आगे, आर द वेजिटेबल्स योर, योर नहीं होगा, योर्स होगा। आपको पता है जैसे लेटर्स लिखते हैं तो फिर हम लिखते हैं ना योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली लिखा जाता है। तो हमारे स्कूल की टीचर बोलती थी इसको अपोस्ट्रोफी एस डाल दो, कभी भी नहीं डालना है अपोस्ट्रोफी एस, हमेशा आपको ये ही योर्स ही लिखना है। इसके भी पीछे रूल्स है, मगर फिलहाल आप याद रखो, यहाँ पर आप योर्स ही डालोगे विदाउट अपोस्ट्रोफी, और इधर भी योर्स होगा। योर जब भी आएगा, योर आए, माई आए, हिज आए, हर आए, कुछ भी आए, इसके बाद एक ना एक नाउन होगा। माई बुक, योर बुक, हिज बुक,
हर बुक, ठीक है। मगर आप बोलोगे बुक को हटा दो, जैसे ही बुक को हटाओगे तो आपको बोलना पड़ेगा हर्स, हिज, योर्स, माइन। जैसे ही बुक लगा दोगे तो ये एस एस हट जाएगा, माइन भी हट के माई हो जाएगा, हर बुक, हिज बुक, योर बुक, माई बुक। बुक हटा दो तो आपका हिज बुक, सॉरी, फिर हर, हिज, हर्ज, हिज, योर्स, माइन। कभी भी स्टूडेंट्स ये जो योर है या हिज है, हर है, माई है, ये कभी बिना नाउन के नहीं आ सकता, और ये बिना नाउन के, इसीलिए गलत है। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर अटैक्ड बाय अ वुल्फ। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये पास्ट है, व्हाट वुड यू डू। और पास्ट नहीं भी अगर आप समझो तो ये इमेजिनेशन है, क्या करोगे अगर तुमको वुल्फ अटैक कर दिया, तो अब सच में तो अटैक नहीं किया ना, इमेजिनेशन है ना। इमेजिनेशन के लिए आप हमेशा वर यूज करते हो। इफ यू वर अटैक्ड बाय अ वुल्फ, जैसे बोलते हैं ना, इफ आई वर अ पीएम। क्यों बोलते हैं इफ आई वर अ पीएम, क्योंकि इमेजिनेशन है। इफ आई वर अ बर्ड, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन के लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, शी हो, ही हो, आप हमेशा वर ही लगाते हो। विदाउट एनी कमेंट शी शिफ्टेड हिज अटेंशन बैक ऑन हिज प्लेट। अटेंशन के साथ हमेशा preposition स्टूडेंट्स TO2 लगता है हमेशा, ओके। अटेंशन, पे अटेंशन टू माई लेक्चर्स, पे अटेंशन ऑन माई लेक्चर्स नहीं होगा। फर्नीचर्स फॉर यंग चिल्ड्रन नीड्स टू बी इनडिस्ट्रक्टिबल। फर्नीचर्स नहीं होता है स्टूडेंट्स, फर्नीचर होता है, ओके। ये चीज ध्यान रखना, एस नहीं लगता फर्नीचर में। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे ब्रेड है, एविडेंस है, ये सब में आपका टोस्ट है, ये सब में एस कभी भी नहीं लगेगा। तो इसका पूरी लिस्ट दी हुई है स्टूडेंट्स, मेरी जो चेकमेट इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें भी पूरी ये लिस्ट दी हुई है। अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो वीडियो में आपको मिल जाएगा ये लिस्ट, कि जिसमें एस नहीं लगता, कौन कौन सा ऐसा नाउन है जिसमें एस नहीं लगता। अब हम प्लूरल फॉर्म में आते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन देखो, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग द सिंगुलर फॉर्म। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ो। प्लूरल फॉर्म, कैक्टस का आपको प्लूरल फॉर्म लिखने का तरीका देखो कितना अच्छे से लिखोगे, प्लूरल फॉर्म। तो कैक्टस का प्लूरल फॉर्म क्या है, कैक्टी, ओके। प्लूरल फॉर्म लिख दिया। अब मेक द सेंटेंस। अब यहां पर सेंटेंस आपको बनाना है, तो सेंटेंस लिखा, और फिर लिखा है सेंटेंस बनाना है सिंगुलर फॉर्म से स्टूडेंट्स, इसलिए बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ढंग से इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे ओ प्लूरल फॉर्म करना है तो प्लूरल से सेंटेंस बनाओ, कैक्टिव से सेंटेंस बना देंगे, तो वो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो सेंटेंस किससे बनाना है, सिंगुलर से बनाना है, ओके। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, कैक्टस। और हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस बनाओगे गलतियां होने की गुंजाइश कम होगी, जितने लंबे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे गलतियां उतनी ज्यादा होगी। तो कैक्टस इज अ टाइप ऑफ प्लांट। कितना सिंपल सेंटेंस बनाया मैंने, और देखो कितने सुंदर से लिखा है। राइटिंग अच्छी नहीं है मगर कितने ऑर्गेनाइज वे में लिखा है, प्लूरल फॉर्म, कैक्टी, सेंटेंस ये। और स्टूडेंट्स इतना मेस मेस बना देते हैं ना, बहुत ज्यादा अनटाइडी होता है उनका, और पता ही नहीं चलता एग्जामिनर को कर क्या रहा है बच्चा, ओके। कैक्टस को अंडरलाइन करना है तो कर दो, ये दिखाने के लिए देखो मैंने इंस्ट्रक्शन कितने अच्छे से पढ़ा है, फाइन। अब यही वाला मैं इसका ना आपको दिखा देती हूँ। अब इसका मैंने सेंटेंस बनाया, कैक्टस इज सुसलेंट, प्लूरल कैक्टी। मोनार्क, द मोनार्क हैज द पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट, प्लूरल मोनार्क्स। लोफ, ब्रेड का पूरा पैकेट को लोफ कहते हैं, अ लोफ ऑफ ब्रेड कॉस्ट ₹50, अ लोफ। सिंगुलर से बनाना, सिंगुलर से बनाया, प्लूरल लोव्स होगा। स्पूनफुल, एड अ स्पूनफुल ऑफ द वार्म सूप एंड स्टिल वेल, इसमें स्टिर होगा, प्लूरल स्पूनफुल्स। बॉक्स, देयर इज अ पेंसिल बॉक्स, सॉरी देयर इज अ पेंसिल इन द बॉक्स, प्लूरल बॉक्सेस। वेरी सिंपल। तो अच्छे से बहुत प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। और कोशिश करो स्टूडेंट्स, कोशिश नहीं आप लोगों को करना ही है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जरूरी है, वरना एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, और आपको वो एग्जाम नहीं क्लियर करने देगा। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ओके, वेरी ब्रूटल बट वेरी सिंपल। थैंक यू वेरी मच।